गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हमारा पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक श्री कमलेश्वर हैं। हमने कल इस पाठ के प्रारंभिक 2 पृष्ठ पढ़े थे बेटा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान दौरे पर आ रही थी और उसकी तैयारियां इंग्लैंड के साथ साथ हिंदुस्तान में भी बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। अखबार भारत और इंग्लैंड के दोनों ही रानी के खबरों से भरे हुए थे कि वे कहाँ जाने वाली हैं, क्या पहनने वाली हैं, उनके साथ कौन आएगा और क्या वे यहाँ पर करेंगी। यहाँ के लोग भी रानी के स्वागत को बड़े आतुर थे और उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। सबसे बड़ी समस्या सामने ये आई कि दिल्ली में इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई थी जिस पर नाक नहीं थी। अब नाक से मूर्ति कैसे गायब हुई ये भी हम पढ़ चुके हैं कि रातों रात लाट की मूर्ति से नाक गायब हो गई, किसी को पता नहीं चला। लेकिन अब समस्या ये थी कि मूर्ति पर यदि नाक नहीं है तो क्या मूर्ति को हटा दिया जाए या उस पर नाक की व्यवस्था की जाए। तो इसी से आगे पाठ को हम पढ़ेंगे बेटा। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि ये पाठ उन लोगों पर व्यंग कर रहा है जो लोग गुलामी मानसिकता में जी रहे हैं और अभी तक अंग्रेजों के प्रभाव में पूरी तरह से रंगे हुए हैं। अब आज हम पृष्ठ 12 से पढ़ेंगे। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया, वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उनके चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। कि जब मूर्तिकार आया तो वो थोड़ा सा तंग हालत में था, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने आते ही जब सबके लटके हुए चेहरे देखे तो वो भी दुखी हो गया कि ऐसा क्या मसला है जिससे सारे लोग इतने दुखी हैं। तो किसी ने उसे कहा कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना। सरकारी कर्मचारियों की ये एक व्यथा भी दर्शाई गई कि कोई भी किसी भी काम को स्वयं की जिम्मेदारी पर नहीं लेना चाहता, वह अपने कंधों की जिम्मेदारी भी दूसरे के कंधों पर डाल देने के लिए सदैव तैयार रहता है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। कि क्लर्क को फ़ोन लगाया गया ना, जो बाबू होता है ऑफिस में फाइलों का काम करता है, उसको, और उसे काम दिया गया कि फ़ाइलों में ये पता लगाए कि मूर्ति कब और कहाँ बनी थी, किसने बनाई थी। लेकिन क्लर्क भी नहीं खोज पाया और उसने आकर कहा कि मेरी गलती को माफ़ किया जाए, लेकिन फ़ाइलों में अब कुछ भी नहीं है। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके ज़िम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है ना। कि एक कमेटी बना दी गई, जैसा प्रायः सरकारी विभागों में होता है, कमेटी के नाम काम कर दिए जाते हैं, लेकिन कमेटी वो काम करे या ना करे इसकी कोई परवाह नहीं करता। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा।
है ना, उन्होंने सहरा ये बांधता हुआ अपने सर पे बांधा कि हम मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हम जो चाहेंगे वो हमें मिल जाएगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया कि साहब इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले रहे हैं और वो ये काम करवा कर रहेंगे। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तेश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। सभापति ने तेश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबारों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए, है ना। कि उसे जब लगा कि जो सभापति है वो बहुत ज़्यादा चिंतित है उन चीज़ों को लेकर, तो उसने एक ऐसा मशवरा भी दे डाला बेटा जो बिल्कुल किसी भी दृष्टि में उचित नहीं था। ये उन लोगों पर व्यंग है जो परिस्थितियों के वशीभूत होकर इस तरह के निर्णय भी लेने से नहीं चूकते जो हास्यास्पद भी हो और वो अनुचित भी हो, जो बिल्कुल सही नहीं है। हमें परिस्थितियों पर गहन विचार करना चाहिए और उनके अनुरूप ही सटीक निर्णय लेने की क्षमता हम में होनी चाहिए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, मतलब अंग्रेजों को खुश करने के लिए वो इस अनुचित बात तक के लिए तैयार हो गए बेटा कि भारत में जो स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां लगी है उनमें से किसी की एक नाक उतारकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दीजिए। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादाभाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। सुखगुरुदेव, रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नापचौक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां दिखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली, है ना। इस पैराग्राफ में बेटा भारत के सभी महान हस्तियों, है ना, जिनके नाम लेखक लिख सकते थे, उन्होंने दर्शाया है कि भारत के हर प्रांत में देशभक्त बसे हैं। और अंत में क्या उसने कंक्लूजन दिया कि भारत के हर स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। अर्थात हर दृष्टि में भारत के क्रांतिकारी, भारत के वीर सम्मानीय है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। आप यहाँ तक इस पाठ को अच्छे से पढ़ो और समझो।